अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज जो है वो चैप्टर नंबर 12 के मज़ीद हम आगे जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अपनी बात को टाइम ज़ाया किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है क्या कि लेट कर लें हमारे पास एक चार्ज है Q1 एंड हमारे पास एक चार्ज है Q2। Q1 जो है ये नेगेटिव चार्ज है एंड Q2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। Q1 नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव। अब Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 माइक्रोकूलम है एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड है ये 4 माइक्रोकूलम है। मतलब क्या है इसका कि Q1 छोटा चार्ज है एंड Q2 बड़ा चार्ज है। एंड अगेन Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। अब हम क्या करना चाहते हैं वो जरा समझिएगा बात को। हम ये करना चाहते हैं कि हम जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट तलाश करना चाहते हैं। अब जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट होगा जिनकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड बन रहा होगा वो जीरो के बराबर बन रहा होगा। मतलब क्या है कि जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिधर इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इसकी निशानी क्या है कि अगर मैं उस जगह पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो के बराबर है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं बात को कि हमारा मकसद क्या है कि हम जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट तलाश करना चाहते हैं। और वो कैसे तलाश करेंगे, गौर करना जरा बात के ऊपर। मैंने क्या निशानी दी है आपको, निशानी क्या दी है कि कैसे तलाश करेंगे कि उस जगह पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर रखूंगा तो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो गौर के साथ जरा बात सुनिएगा, गौर के साथ। ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने कहा अच्छा मैं तुक्के मारता हूं, तुक्का, गौर करना। तुक्का क्या है, पहला तुक्का क्या है। वैसे पेपरों में भी तुक्के मार के पास ऐसे ही तुक्के मार के टीचर बन गया। अब गौर करना जरा। अब अगर बात करता हूं तो ये Q1 Q2, मैंने कहा अच्छा मेरे ख्याल से जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करेगा मेरे ख्याल से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट कर लो। मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट चूज कर लिया। मैंने कहा जी मेरे ख्याल से ये जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट है। आपने कहा सर 1 मिनट बात सुने। मैंने कहा जी बेटा बोले। आपने कहा हम यहां पर रखेंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखनी है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर रख दिया मैंने। तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। मैं कहूँगा यार बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। आप कहोगे ये नेगेटिव है। मैं कहा जी तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल बेटा बात दुरुस्त है। तो सर फिर ये बताएं ये जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट है कैसे। मैं कहूँगा क्यों। और बेटा आप ये कहोगे कि सर जी यहां पर ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा था ये तो स्टेशनरी नहीं है। आपने तो कहा था कि चार्ज स्टेशनरी रहना चाहिए। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट इन दोनों चार्जेस के दरमियान नहीं बन सकता। यहां से मैंने क्या नतीजा निकाला कि जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट इन दोनों चार्जेस के दरमियान नहीं बनेगा। वजह क्या है, अगर मैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के दरमियान रख भी देता हूं तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव रिपेल कर देगा, तो मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब है जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट इन दोनों के दरमियान नहीं बन सकता। और ये छोटा सा ट्रिक भी है, क्या, ऑपोजिट चार्जेस का जो जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट है वो उनके दरमियान नहीं बनता बल्कि बाहर बनता है। किधर बनता है, बाहर। अब गौर करना जरा बात के ऊपर। मैंने कहा अच्छा चलो एक और काम करता हूं। मैं कहता हूं मेरा फिर से तुक्का ये है कि जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट इस जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है, इस जगह के ऊपर, मतलब बड़े चार्ज के करीब एग्जिस्ट कर सकता है। आप कहोगे फिर दोबारा सर मेरी बात सुने। मैं कहूँगा जी बेटा बोले। आप कहेंगे सर हम अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर रखते हैं
तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बिल्कुल ठीक है बेटा आपकी बात। एंड ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। मतलब क्या है कि अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव इसको कर रहा है रिपेल, एंड ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर जी ये बड़ा चार्ज है और फासला भी कम है, फासला भी कम है, तो इसका मतलब है इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स का असर ज्यादा नहीं होगा। मैं कहूंगा यार ज्यादा तो होना चाहिए, जबकि बेशक ये अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसकी अट्रैक्शन का असर इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? एक तो चार्ज छोटा है, ऊपर से फासला भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन कम। तो नतीजा क्या निकलेगा, ये चार्ज पार्टिकल पे रिपल्शन का असर ज्यादा हो जाएगा, ये उस तरफ मूव कर जाएगा। मैं मिसाल देता हूं छोटी सी, लेट कर लो, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। क्या, ये आप खड़े हैं, ये दरमियान में बड़ा सारा कुत्ता खड़ा है, और ये मैं लेट कर लें ये आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ये आप हैं, ये बड़ा सारा कुत्ता आ गया और ये आपका दोस्त खड़ा हुआ है। आप अपने दोस्त को कहते हो कि भाई आजा, ये वाला कुत्ता कुछ नहीं कहेगा। आप कहोगे चल बे चल, इतना बड़ा कुत्ता है ये तो वैसे खा जाएगा मुझे। तो वो कहता है नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता, आजा। अब ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप कुत्ते की तरफ देखते हो बंदे की वैसे जान निकल जाती है। वो आपको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर ये कुत्ता बड़ा होगा तो इसकी रिपल्शन का असर ज्यादा होगा, और ऊपर से फासला भी क्या है, कम। अगर ये पड़ गया तो इसने बचाने नहीं आना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल को इस जगह पर रखता हूं तो वो इस जगह पर स्टेशनरी नहीं हो सकता, तो ये भी जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट नहीं बन सकता। गुड हो गया, आपने 2 दफा गलत कर दिया मेरा तुक्का। अब आखिरी तुक्का मारता हूं, गौर करना। मैं कहता हूं लेट कर लो, ये बन सकता है जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट, लेट कर लो। आप कहोगे अच्छा सर साबित करें, मैं कहूं अच्छा, ये चार्ज नेगेटिव है, इधर रखा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। अब और करना, ये पॉजिटिव वो भी तो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इसका कौन सा फील्ड खत्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब गौर करना, बेशक ये चार्ज बड़ा था, बेशक ये चार्ज बड़ा था, तो ऐसी सिचुएशन में फासला ज्यादा होने की वजह से इसकी रिपल्शन का असर कम हो जाएगा। दोबारा से सुनना कि बेशक ये चार्ज बड़ा है, बच्चा कहेगा सर चार्ज तो बड़ा है, बिल्कुल चार्ज बड़ा है, लेकिन चार्ज बड़ा है लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से इसकी रिपल्शन का असर क्या हो जाएगा, कम। जबकि बेशक ये चार्ज छोटा है, बेशक ये चार्ज छोटा है, लेकिन चार्ज बेशक छोटा है लेकिन फासला कम होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन का असर ज्यादा। तो फिर मेरा बेस्ट गेस क्या है, बेस्ट गेस कि जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट यही बन सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से इसकी रिपल्शन का असर कम हो जाता है। बेशक ये अट्रैक्शन कम कर रहा है लेकिन फासला कम होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन का असर ज्यादा। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट गेस, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों का फील्ड आपस में बराबर हो सकता है, इन दोनों का फील्ड आपस में बराबर हो सकता है। मैं दोबारा से मिसाल देकर समझा देता हूं, और ये छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है। क्या, अनसिमिलर चार्जेस, और से पॉइंट सुनना, अनसिमिलर मतलब ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस का जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट उनके दरमियान में नहीं बनेगा, उनके दरमियान में नहीं बनेगा। कहां बनेगा, बाहर। ओके हो गया, और बाहर भी किसके पास बनेगा, छोटे चार्ज के पास। ये बात याद रखनी है कि अगर दो अनसिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस हैं तो उनका जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट बाहर बनेगा, और बनेगा किसके पास, छोटे चार्ज के पास। तो ये छोटा सा ट्रिक आ जाता है, तो आपने याद रखना है। इस तरह का कोई सा भी न्यूमेरिकल या कोई सा भी एमसीक्यू आ जाता है उसको हल करने के लिए कि अनसिमिलर चार्जेस का जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट बाहर बनता है, एंड वो बनेगा किसके पास, छोटे चार्ज के पास। तो अब लेट कर लो, मैं इस वाले डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको कह देता हूं x के, इसको क्या कह दिया,
एक्स कह दिया। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि मेन चीज़ ही ये थी। ये एंट्री टेस्ट के ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और भी केसेस हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे ना डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब एंट्री टेस्ट में आप आएंगे तो इंशाल्लाह तब आपसे डिस्कस करेंगे। टोटल 4 केसेस ये बनते हैं, तो गौर करना ज़रा। अब ऐसा सवाल हल करने की निशानी क्या है? ये वो पॉइंट है जो मेरे ख्याल से जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट है। तो अब मेरा मकसद क्या है कि मैं ये जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट, ये एक्स डिस्टेंस जो है ये मालूम करना चाहता हूं। ये जो एक्स डिस्टेंस है इसकी वैल्यू को क्या करना चाहता हूं, मालूम, कि कितने फासले पर अगर इस चार्ज को रखूं तो जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट बनेगा। इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगी। तो निशानी क्या है? और बेटा जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट के ऊपर दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर। तब भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मेरा एजम्पशन ऐसे सवाल को हल करते हुए क्या होगा कि इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फील्ड बन रहा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब मैं यहीं से आगे लेकर चलता हूं अपनी बात को। अब इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट के ऊपर गौर करना, के ओके हो गया, चार्ज क्या है Q1 ओके हो गया, डिवाइडेड बाय यहां से लेकर यहां तक का फासला x, हमने वहां पे r लिखा था, यहां पे x लिख दिया, r का स्क्वायर तो x का भी स्क्वायर। अब आगे गौर करना, E2, अब यहां से लेकर यहां तक गौर करना, k चार्ज कौन सा है Q2 डिवाइडेड बाय, अब यहां से लेकर यहां तक टोटल फासला r प्लस x, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब आगे गौर करना, ये k से k कैंसिल हो गया, वैल्यूज को पुट कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा। गौर करना, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये Q1 जो है ये मेरे पास है 1 × 10⁻⁻⁶ बन गया, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स होल का स्क्वायर। मैंने ना माइक्रो कूलम की जगह पे 10⁻⁻�6 लिख दिया। अब बच्चा कहेगा सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा मैं वेक्टर फॉर्म डील नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहा हूँ। अब ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। और गौर करना, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, r प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, एंड ये एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ ले लेता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो 2x आ जाएगा। अब गौर करना, ये x इधर प्लस है, इधर जाके माइनस का, तो ये r इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स, x के बराबर, तो r इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू, r का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो इसका मतलब है जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट का फासला Q1 से कितना होगा, 3 मीटर के फासले पर होगा। तो ये हमारा आंसर भी आ गया कि x इज इक्वल टू 3 मीटर। इसमें जस्ट पॉइंट के आपने ट्रिक याद रखना है। अगर ट्रिक याद होगा तो दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो कहता है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट कर लो, उसने बताया नहीं हुआ कौन सा, ये नहीं बताया उसने पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसने जस्ट ये कह दिया आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो नेगेटिव है, मेरा एजम्पशन है कि वो नेगेटिव है। अब वो कहता है कि उस चार्ज पार्टिकल का मैस जो है वो 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, और उस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उसने जो चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दिया है वो है 1 माइक्रोकूलम, मैस भी बता दिया इस चार्ज का, एंड इस चार्ज का चार्ज भी बता दिया। अब वो कहता है कि इनको प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड करवाया है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर के। चार्ज पार्टिकल है, वो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान है, उन प्लेट्स के दरमियान फासला जो है वो d है 10 सेंटीमीटर। अब वो ये कहता है कि हमने अगर इसको सस्पेंड करवाया हुआ है तो सस्पेंशन का कंडीशन क्या है
सस्पेंशन का कंडीशन ये है कि इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, तो ये सस्पेंड तब हो, हाँ वेट कर रहा होगा डाउनवर्ड एक्ट, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड एंड वेट डाउनवर्ड, तो ये बैलेंस स्टेट में कब होगा, उसने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है कि सस्पेंड है, तो सस्पेंड तब होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वेट दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर, जब बराबर ऑपोजिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो दोबारा से बता देता हूं, मैस बता दिया, चार्ज बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बता दिया, हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है जो यहां पर अप्लाई करें कि ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो जाए। तो कंडीशन क्या है सस्पेंशन की, सस्पेंड होने की कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट। तो इसी कंडीशन को मैं इस्तेमाल करूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है Q E के बराबर एंड वेट आ जाता है mg के बराबर। तो अब हमें चाहिए E, तो E इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय Q, mg डिवाइडेड बाय Q। अब गौर करना, अब यहां पे मैस ऑफ द ड्रॉप बता दिया उसने, वो क्या है 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बता दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड, वो वैसे भी पता है, एंड जो चार्ज है उसका वैल्यू भी उसने बता दिया है 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6। ये 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 से -6 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया जो इस चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाएगा, सस्पेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सस्पेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल नंबर 7। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, वो कहता है जी कि आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। मतलब ये एक मार्कर है, इस पर जो चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। मैंने इसको मूव करवाया 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, कि एक चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, एंड मैंने इसको मूव करवाया कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, 100 वोल्ट के। तो जाहिर सी बात है एनर्जी एक्वायर करेगा। तो वो कहता है कितनी एनर्जी एक्वायर की, तो गौर करना जरा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू, रिलेशन यही है Q डेल्टा V, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में भी हमने रिलेशन पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है, चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज, या फिर 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये हो गया जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। अब इसके बाद आ जाता है जी आज का लास्ट न्यूमेरिकल, और वो लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के हवाले से। अगेन मैं इसी चीज को ही समझा देता हूं इसके जरिए से। वो ये कहता है कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो 5 मिलीमीटर के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, या फिर 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। अब ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 780 वोल्ट के बराबर है। 780 वोल्ट के बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो आगे कहता क्या है, गौर के साथ बात सुननी है। उसने ये कहा है कि दो प्लेट्स के दरमियान फासला है 5 मिलीमीटर। फिर हम क्या देखते हैं कि एक चार्ज ड्रॉपलेट
इन दो प्लेट्स के दरमियान कितना फासला गिरता है? 1.5 मिलीमीटर। डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एस है वो फासला जो चार्ज ड्रॉपलेट्स इन दो प्लेट्स के दरमियान फॉल करते हुए उसने कवर किया। और वो फॉल करते हुए कितना फासला कवर किया? 1.5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर आ गया। और कितने वक्त तक गिरा? मतलब इतना फासला तय करने में कितना वक्त लगा? 11.25 सेकेंड। तो फिर यहां से मैं टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अगर आपको याद हो, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में आपको सिखाया था कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, कि डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर की है? 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 11.25 सेकेंड आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, उसने ना डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप बता दी है। डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप वो है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसने डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप बताया है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दी है उसने सराउंडिंग का, और वो कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब दो चीजें उसने पूछी हैं। क्या उसने? एक तो पूछा है कि जो ड्रॉप नीचे गिर रहा था, ये जो ड्रॉप है इसका मैस कितना है, एंड दूसरी चीज उसने क्या पूछी? इसका चार्ज कितना है। दो चीजें, एक मैस पूछा है, एक चार्ज पूछा है। अब गौर करना जरा। सबसे पहले मैस। तो मैस का फॉर्मूला है m = 4/3πr³। अब यहां पर रेडियस ऑफ द ड्रॉप नहीं पता, तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप निकालने का रिलेशन लिखवाया था √9 ईटा VT/2ρg। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय ईटा की जगह पर 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का कितना वैल्यू है? 1.34 इंटू 10⁻⁻4। 1.34 इंटू 10⁻⁻4 आ गया ये। तो डिवाइडेड बाय, इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 2, एंड डेंसिटी का जो वैल्यू है वो है 900, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है वो आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया जी रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। ये हमारे पास आ गया जी रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब इसके बाद इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। पुटिंग इन 1, मतलब इस वाली इक्वेशन में रेडियस की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करूंगा तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी। देखिएगा जरा, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी पुटिंग इन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा m = 4/3 एंड पाई की जगह पर 3.14 एंड r की जगह पर ये वाला वैल्यू 1.11 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, -6 मीटर। तो जब इसको कैलकुलेट करूंगा, और इसका क्यूब है तो इसका भी क्या आ जाएगा? क्यूब। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.24 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आ गया जी मैस ऑफ द ड्रॉपलेट। जब मैस ऑफ द ड्रॉपलेट कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद जो दूसरा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है चार्ज मालूम करना है। तो अब चार्ज को कैसे मालूम करूंगा वो देखिएगा जरा। चार्ज के लिए जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था वो क्या था? mg/d डिवाइडेड बाय v। तो अब मैस ऑफ द ड्रॉप जो है वो है 5.24 इंटू 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो हैं वो है 5 इंटू 10⁻⁻3। जब इसको डिवाइड करूंगा किससे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यह आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस 780 वोल्ट।
तो हमारे पास जो चार्ज का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास आ गई थी चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट ना निकले, क्योंकि आप इतनी सारी वैल्यूज़ के साथ जब डील कर रहे हैं, अप टू अप्रोप्रिएट डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ करना, स्क्वायर रूट लेना, तो हो सकता है कि आपके पास ये जो आंसर निकल रहे हैं ये वाले, तो हो सकता है ये अप टू एक्यूरेट मार्क ना आए, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।